हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चैप्टर कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स, राइट। सो डब्ल्यूटीओ क्या है ये? अब देखो, जैसा कि अगर आपने पिछला जो हमारा टॉपिक किया था उसमें आपने देखा था कि काफी सपोर्ट किया था इंडिया के इस मूव को पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा था डब्ल्यूटीओ। तो जैसे कि हर चीज का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वैसे ही हमारा यहाँ भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में, राइट। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये स्पेसिफिकली बना हुआ है किस चीज के लिए? ये स्पेसिफिकली बना हुआ है ट्रेड के लिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम जो होता है वो होता है प्रमोट करना फ्री ट्रेड। जिनका काम होता है प्रमोट करना फ्री ट्रेड। अब हम कहेंगे भाई फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? तो फ्री ट्रेड का मतलब है विदाउट एनी ट्रेड बैरियर, नो ट्रेड बैरियर। आप इसको कह सकते हैं विदाउट लिखने की बजाय what we can be write is that नो ट्रेड बैरियर। तो इनका मेन मोटिव होता है कंट्रीज के बीच में ट्रेड प्रमोट करना, फ्रीली ट्रेड कर सकें, गवर्नमेंट लेस से लेस रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, टैरिफ्स ना लगाएं, टैक्सेस ना लगाएं, राइट। सो इनका काम मकसद यही है कि भाई कंट्रीज में बॉर्डर मतलब ट्रेडिंग में किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल ना हो एंड फ्रीली ट्रेड करें एंड फेयर ट्रेड पॉलिसीज अपनाई जाए। यानी सभी मेंबर कंट्रीज जो डब्ल्यूटीओ का पार्ट हैं वो फेयर खेलें, फेयर प्ले करें, यानी आपका जो भी उनकी पॉलिसी है वो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो। सो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम हमारा ट्रेड को सुपरवाइज करना ही होता है। So we have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some powerful international organization. So these organizations say that, अब इन ऑर्गेनाइजेशन का कहना क्या है? ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। इनका कहना है कि आप किसी भी तरह का ट्रेड बैरियर लगाए, उस ट्रेड बैरियर से हमारा क्या होगा? वो आपका क्या है? जस्ट right. So trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies. ये इनका कहना है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सारी फ्री करनी चाहिए और सभी को लिबरलाइज करना चाहिए, ये इनका कहना है। WTO is one such organization whose aim to liberalize, जिसका एम है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज बनाना हर कंट्री की तरफ से, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। जिसको किसने शुरू किया था? डेवलप्ड कंट्रीज ने शुरू किया था। डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिशेस रूल्स। अब डब्ल्यूटीओ के काम क्या क्या है? डब्ल्यूटीओ का काम आप हमने पहले यहाँ पे देख ही लिया है कि इसका मेन एम जो है वो है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना एंड एस्टेब्लिश करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड and sees that these rules are obeyed. This you can write as the point 2. Point second. Next देखते हैं हम at present there are, you can write this as third point, present 164 countries of the world are currently members of the WTO और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. अब देखो, अगर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, अगर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इम्पार्शियली काम करे, कोई पार्शियलिटी ना करें, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं वो सभी के लिए हो तो बात है। लेकिन डब्ल्यूटीओ में हो क्या रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज को कुछ खास फेवर किया जा रहा है। जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फेवर कुछ खास किया जा रहा है, यानी उन पे उतने रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज नहीं होते हैं जितनी डेवलपिंग कंट्रीज पर इम्पोज होते हैं। So though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. तो developed countries अभी भी trade barriers लगाते हैं
अगर आपने देखा होगा तो ट्रम्प के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, है ना। सो WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। तो WTO के रूल्स जो हैं वो हमारी जैसी डेवलपिंग, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए बोलती हैं। लेकिन आपका अभी हम इसमें हम WTO में केसेस भी फाइल होते हैं कंट्रीज के अगेंस्ट, जिसमें हमारा ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे ट्रेड जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती हैं, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर को गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती हैं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट केसेस फाइल होते हैं। और वहाँ पे इंडिया हार भी गया था कि इंडिया हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को सब्सिडीज दे रहा है जो WTO के रूल्स के अगेंस्ट है। और यहाँ पे आपका इंडिया हार गया था इस डिबेट में, जो आपका ये है, जो ये शो करता है कि ऐसा ही, लेकिन अगर सेम तरीका कोई डेवलप कंट्री अपना रही है तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए एक बार, यू हैव सीन इन चैप्टर 2 डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस पे हम बात कर रहे हैं, लाइक हाउ डेवलप्ड कंट्री जब सपोर्ट करते हैं और जब डेवलपिंग कंट्री सपोर्ट करते हैं तो क्या फर्क आ जाता है इन WTO। You have seen in chapter 2 that the agriculture sector provides the bulk of employment and a significant portion of the GDP in India. Compare this to a developed country such as the US. तो हमने क्या देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे GDP के लिए, राइट। So compare this to a developed country such as US with the share of agriculture in GDP is 1%. Whereas GDP का US में जो शेयर है, इंडिया में still it has 16% शेयर है, 40% लोग इसमें engaged हैं। लेकिन US जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में केवल 1% GDP में कंट्रीब्यूशन है और केवल 0.5% लोग engaged हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। And yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sums of money from the US government, यानी उनको सब्सिडीज मिलती है बड़े अमाउंट पे फॉर एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज, ताकि वो दूसरी कंट्री को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाए। फाइन, ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव, अब देख लो सिंपल सी चीज़ है, अगर एक एग्रीकल्चर जो फार्मर जो है वो कोई सामान 40 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है, 10 रुपीज़ उसको फायदा गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, तो अब उसको कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी, केवल 30 की पड़ेगी। तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो कम रेट पर सामान बेच पाएगा। लेकिन जिसको ये 10 रुपीज़ गवर्नमेंट से नहीं मिल रहे हैं सब्सिडीज, उसकी कॉस्टिंग तो 40 पे ही होगी ना, तो वो 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएगा। अब इंटरनेशनल मार्केट में एक कंट्री 40 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल कर रही है, एक कंट्री 30 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो लोग किसके पास जाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली 30 वाले के पास जाएंगे ना। तो वही केस यहाँ पर हो रहा है कि US receive massive sums of money from the government production for export to other countries. Due to this massive money that they receive, US farmers can sell the farm products at abnormally low prices. The surplus farm products are sold in other country markets at low prices, adversely affecting farmers in these countries. अब एग्रीकल्चर US का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेरी कंट्री में सस्ता आ रहा है, जबकि मेरी कंट्री का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो महंगा है, तो मैं अपनी कंट्री का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगी, हम बाहर का खरीदना शुरू करेंगे, जिससे हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। So developing countries are therefore asking the developed country governments, we have reduced trade barriers, तो यही हमारा क्वेश्चन है डेवलपिंग कंट्री का, लाइक इंडिया टू US something like, we have reduced trade barriers as per WTO rules, but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sums of money. You have asked our governments to stop supporting the farmers, but you are doing so yourselves. Is this free and fair trade? फाइन, अब यही है कि जिसके पास पावर है उसके अगेंस्ट बोलने का राइट कितनों को है ये देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें हमारी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको यूनाइट होना पड़ेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम। यस, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब एक्चुअली में इंडिया में क्या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, यानी ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ के टू कॉइन्स होते हैं, वन कैन बी पॉजिटिव एंड वन कैन बी नेगेटिव। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में इसका ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसा पड़ा, पॉजिटिव भी देखेंगे और हम नेगेटिव भी देखेंगे। पहले हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं। In the last 20 years, globalization of the Indian economy has come a long way. What has been its effect on the lives of people? Let us look.
ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। अब देखो ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो इसकी वजह से टू कंट्रीज, ठीक है, एक कंट्री आपकी इंडिया है, एक कोई भी फॉरेन कंट्री है, अज्यूम कर लेते हैं चाइना, ये दोनों आपस में इंटरलिंक हो गई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, और यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपस में क्या हो गए हैं, ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, है ना। घर बैठे बैठे भी कई बार कंपटीशन हो रहा होता है इनमें। सो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। अब अगर कंपटीशन का फायदा हम देखें तो क्या होता है, कंपटीशन अगर हम देखें, जैसे अभी मैं पहले भी बात कर रही थी कि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन अगर होता है तो कंपटीशन, जैसे अब मोबाइल फोन्स का मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका मोबाइल फोन्स कंपनीज कैसे, आप देखोगे आज के टाइम पर तो कितना इजी हो गया अफोर्ड करना। आप एक टाइम पर देखो कि अगर 10-15 साल पहले हम टेलीविजन्स की बात करते थे तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, आज हमारे टेलीविजन्स कितने इनोवेटिव होते जा रहे हैं, उसमें कितने सारे फीचर्स आ रहे हैं। सिमिलरली हमारे डेस्कटॉप जो होते थे, जो लैपटॉप, सॉरी नॉट लैपटॉप, जो पीसीज होते थे, डेस्कटॉप्स होते थे, उनका साइज क्या होता था। अब धीरे धीरे एलसीडी मॉनिटर्स आने शुरू हो गए, फिर लैपटॉप है, लैपटॉप भी लाइट वेट से लाइट वेट आना शुरू हो गया। सो ये सब क्या है, ये सब इनोवेशन हुआ है। ये सब इनोवेशन क्यों हुआ है, बिकॉज कंपनीज आपस में कंपटीशन करने की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, तो इससे इनोवेशन होता है, इनोवेशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, एंड सबसे बड़ी चीजें जो होती हैं वो होती है कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ती हैं, चॉइसेस बढ़ती हैं एंड प्राइसेस भी कंपैरेटिवली लो होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब आप देखोगे तो हर चीज का पहले प्राइस महंगा होता था, फिर धीरे धीरे वो प्राइसेस क्या होने शुरू हो जाते हैं, लो होने शुरू हो जाते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन जो है, इससे कंज्यूमर का बड़ा फायदा होता है, कंज्यूमर्स जो हैं हमारे, उनको फायदा होना शुरू हो जाता है। सो अब बेसिकली हमारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स has been of advantage to consumers, particularly the well-off section in the urban areas. There is greater choice before these consumers who now enjoyed improved quality and lower prices for several products. तो अब आप इसका पॉइंट बना सकते हैं क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। अब आप प्रोडक्शन यही लिख सकते हैं कि कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है, globalization has led to increased competition between producers, and this has helped the consumer in the following manner. Innovation in products, they have more choices, better quality at low prices. ठीक है, now they are getting better quality products at lower prices. So you can write this answer, right? This is the first advantage of globalization in India. Next, among producers and workers the impact of globalization has not been uniform. हाँ, आप देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स पे किस तरह का, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने जान लिया, और प्रोड्यूसर और वर्कर पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा ये हम जानेंगे बाद में। फर्स्टली, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसके बाद अब क्या क्या फर्क हुआ है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ये हम प्रोडक्शन की साइड की बात कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया में ओवर द पास्ट 20 years, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम, उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट मिल रहा है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन्स, जैसा कि मैं अभी हमने देखा, मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। These products have a large number of well-off buyers in these industries and services. New up is in these industries में क्या हुआ है, new jobs have been created. अगर investment होगी, production होगा तो new jobs create होंगे। Local companies जो इनको raw material supply करती है, वो भी उनका भी prosper हुए हैं, उनको भी फायदा हुआ है। सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, और जिन भी प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन इंडस्ट्रीज में आपका क्या है, उन इंडस्ट्रीज में हमारा जो है
वो आपका न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं एंड वो प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कस्टमर की बात हो रही है कि किस तरह से हमारा फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज, अब जो है हमारी थर्ड पॉइंट है, टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। कई कंपनियों को फायदा भी हुआ है। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। अब इंडिया की कंपनी ने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना शुरू कर दिया है एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, हमारी टॉप इंडियन कंपनीज को भी फायदा हुआ है because now they have invested in production methods and raised their production standards. This is the third point. Next, moreover, globalization has enabled some Indian large company to emerge as multinational companies. तो इंडिया ने भी काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज क्रिएट करी हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, themselves कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो इनका ध्यान जरूर रखेंगे आप। टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स के लिए, इन्फोसिस आईटी के लिए, रैनबैक्सी मेडिसिन के लिए, एशियन पेंट्स के लिए, सुंदरम फास्टनर्स ये नट्स एंड बोल्ट्स के लिए, असम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग new opportunities for companies providing services। तो उनको भी फायदा हुआ है जो स्पेशली आईटी सेक्टर में है। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन, तो जो बेसिकली आईटी सेक्टर में है उनको भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। Beside a host of services such as data entry, accounting, administrative task, engineering, ये सारा काम जो है वो इंडिया में किया जा रहा है। तो हमारा कौन कौन सा, हमारी कंट्री ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और इन सब चीज़ों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर दी पॉजिटिव्स ऑफ दी globalization. We have done 4 or 5 points of the positive impact of globalization in India. क्लियर है सभी को, समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पढ़ेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।